बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स स्पेक्टा की, बेटा जो आपकी न्यू बुक आई है जी। चैप्टर नंबर 9 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। बेटा मार्क कर लें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 70% जो आपका पेपर है वो एक्सरसाइज बेस्ड होता है। और हर दफ़ा फिज़िक्स के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन 70 to 80% आपके जो 22 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें ऐड होते हैं। ठीक है, तो तवज्जो से लेक्चर को सुनना है, समझना है। ठीक है जी, वेरी सिंपल वे में मैंने जो है इनके आंसर्स को लिखा है, और इतना ही अगर आप लिखते हैं तो इंशाल्लाह आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन कंप्लीट लिखना है, ठीक है, कोई काम चोरी नहीं करनी, कोई 2 नंबरी नहीं करनी। ये बात मैं लेक्चर के शुरू में ही कर रहा हूँ। जितना जितना मैंने लिखा है इतना इतना अगर आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। लेक्चर का करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा 9.1। हाउ डज अ मूविंग कंडक्टर लाइक एन एरोप्लेन एक्वायर्स चार्ज एज इट फ्लाइज थ्रू द एयर? डिस्क्राइब ब्रीफली। कहता है कि भाई जब हवाई जहाज हवा में उड़ता है ना, तो उसके ऊपर चार्ज कैसे आ जाता है उसकी सरफेस पे। ठीक है, ये आपने बताना है। तो आप सबसे पहले हार्डिंग देंगे चार्जिंग ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, अब देखिए जब हवाई जहाज हवा में उड़ता है ना, तो जो एयर पार्टिकल्स हैं वो उसके साथ कोलाइड करते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू फ्रिक्शन जो है ना उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है, क्योंकि जो चार्ड आइंस हैं वो कोलाइड करते हैं जो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं एरोप्लेन की सरफेस से, तो उसकी बॉडी जो है वो चार्ज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, तो उस पर हम कहते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई है। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे कैसे? अ मूविंग कंडक्टर लाइक एन एरोप्लेन एक्वायर्स चार्ज ड्यू टू द फ्रिक्शन विद एयर पार्टिकल, ठीक है, एंड क्लियर विद द चार्ज एंड इन द एटमॉस्फेयर। दिस काज इलेक्ट्रॉन टू ट्रांसफर बिल्डिंग अप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऑन द प्लेन सरफेस। तो जो आपके पास प्लेन की सरफेस है ना उसके ऊपर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। ठीक है, और अगर आपको शील्डिंग का टॉपिक याद हो फ्राडे केज का, तो हमने पढ़ा था कि जो एरोप्लेन के अंदर पैसेंजर होते हैं उन तक वो चार्ज नहीं पहुंचता, क्योंकि हमने पढ़ा था हर कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके इनसाइड जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वो ज़ीरो होती है। ठीक है, तो जो एक्चुअली हमारे पास मेटल्स हैं या ऐसे आपके पास मटेरियल्स जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको जो है वो हम यूज़ करते हैं फ्राडे केज बनाने के लिए। ठीक है, ये बात पेपर में एमसीक्यूज आ जाती है। फिर है बेटा आपके पास 9.2, डिफाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेटा दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हमने ये पोर्शन में पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोर्शन था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या थी आपके पास, कि फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक, अब इनमें अक्सर बच्चे ना यूनिट्स में गलतियां करते हैं। तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का यूनिट है न्यूटन पर कूलम, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है जॉल पर कूलम। ठीक है, तो ज़रा देखें कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है जी? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इट्स डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट। बेटा अगर आपके पास एक बड़ा सोर्स चार्ज है, ठीक है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है, और आप उसके करीब जो है वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं या लेकर जाते हैं, तो वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव है और आपका सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है, तो वो उसको अवे मूव करेगा। तब वो जो फोर्स लगेगी ना पर यूनिट चार्ज, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, जो सोर्स चार्ज लगाएगा टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। तो ई से हम लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटी है, ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। ठीक है जी, जो फोर्स की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इट यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो एन सी -1। और एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था द नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो डेफिनेशन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं अल्टरनेटिवली। ठीक है, ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, तो वहाँ से इसका यूनिट बनता है वोल्ट पर मीटर। तो न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर, ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, ये मैंने लेक्चर में कवर करवाया था। फिर है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था
कि अगर आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट पर ले जाना हो, तब जो आप वर्क करेंगे उस चार्ज पर, ठीक है, इन्फिनिटी से उस सर्टेन पॉइंट पर ले जाने के लिए, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट वाइल कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो V इज इक्वल टू W ओवर Q, या आप यहाँ पर डेल्टा V भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप डेल्टा V लिखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो डेल्टा V को आपको बाद में V में ही रिप्लेस करना पड़ेगा, बल्कि आप V ही लिखें। रीज़न ये है कि वहाँ पर जो अगर हम बात करें ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वहाँ पर आता है कि टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। बट यहाँ हमने कंडीशन लगाई है कि एक पॉइंट इन्फिनिटी पर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल में डेल्टा नहीं आएगा, V आएगा सिर्फ। V इज इक्वल टू W ओवर Q, ठीक है, डेल्टा ना लिखिएगा साथ। इट यूनिट इज जाउल पर कुलम, इसका यूनिट क्या है जी, वर्क का जाउल, चार्ज का कुलम, जाउल पर कुलम, और इसे हम वोल्ट कहते हैं, ठीक है। अगर एक आपके पास कुलम चार्ज को जो है वो हम एक पॉइंट इन्फिनिटी से सर्टन पॉइंट पर लेकर जाएं और हम 1 जाउल वर्क करें, तो वो पोटेंशियल 1 वोल्ट होता है, ठीक है। पेपर में MCQ आ जाता है। फिर है जी 9.3, क्वेश्चन में ही आंसर है, ठीक है। अ बैटरी इज रेटेड एट 100 एम्पेयर और, अब देखिए यहाँ पर जो है ना एम्पेयर लिखा हुआ है और आगे और लिखा हुआ है। अभी जो आवर्स हैं ये आपके घंटे हैं, ठीक है। अब ज़रा देखें एम्पेयर किसका यूनिट है, करंट का, आवर्स किसका यूनिट है, टाइम का। एम्पेयर इनटू टाइम मतलब सेकंड, तो ये तो एक क्वांटिटी बन रही है करंट, दूसरा बन रहा है टाइम। तो ये जो बैटरी रेटिंग है ना ये एक्चुअली IT के बराबर है, I करंट T टाइम। तो ये जो फैक्टर है ना ये एक्चुअली I इंटू T है। कितना है ये, 100 एम्पेयर और, ठीक है। तो IT हमने लिख लिया, करंट इंटू टाइम। अब इनको अलग अलग लिखते हैं। देखिए 100 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 1 आवर, 1 आवर में बेटा 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो ये बन गया 3600 सेकेंड, ठीक है जी। तो IT को हम लिख सकते हैं 100 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड, मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3640 एम्पेयर सेकेंड, ठीक है। अब आगे वो आपसे पूछ रहा है हाउ मच चार्ज कैन दिस बैटरी सप्लाई। भाई सिंपल है, जितना करंट और टाइम का प्रोडक्ट होता है ना उतना चार्ज होता है। कैसे, देखिए आपने पढ़ा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, Q ओवर T I के बराबर होता है। तो बेटा हमें Q चाहिए तो T को I से मल्टीप्लाई कर दें, तो IT इज इक्वल टू Q। तो भाई आपको आंसर तो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, कि 3640 एम्पेयर सेकेंड। एम्पेयर सेकेंड तो कुलम के बराबर होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना था ना हमने। तो Q कितना होगा, जितना IT है, तो वो है 3640 एम्पेयर सेकेंड या 3640 कुलम, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन है 9.4, इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी। बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। और ये आपके पास इसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी, पेपर में MCQ आती है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जाउल, इतने जाउल के बराबर होता है ये, ठीक है। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी नॉट अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप हाइडिंग देंगे रीजन की। 1 electron volt is defined as the amount of energy acquired or lost by electron as it travels through a potential difference of 1 volt। बेटा अगर आपके पास दो मेटल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब उस फील्ड में मूव करेगा तो जितनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होगी या जितनी एनर्जी लॉस होगी, ठीक है, मतलब कि एक्चुअली तो एनर्जी चेंज हो रही है पोटेंशियल टू काइनेटिक या काइनेटिक टू पोटेंशियल, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ना कि पोटेंशियल डिफरेंस। और 1 EV जो है ये आपके पास होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जाउल। तो जाउल एनर्जी का यूनिट है, तो EV भी एनर्जी का ही यूनिट है, लेकिन EV एक छोटा यूनिट है, ठीक है। फिर बेटा आपके पास आ गया 9.5, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ L हैज़ रेजिस्टेंस R। आपके पास बेटा एक कॉपर की वायर है जिसकी लेंथ बता दी गई है L है, रेजिस्टेंस R है। लेट से ये ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रही है वायर, ठीक है, और यहाँ पर इसकी लेंथ L है, एरिया कितना है A, ठीक है, और इसकी रेजिस्टेंस R है इस वक्त, सही। इट इज स्ट्रेच टू डबल ऑफ इट्स लेंथ, कहता है अब इसको ना खींचा जा रहा है, और जब इसको स्ट्रेच करेंगे ना तो इसकी लेंथ कहता है डबल हो गई है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। देखें जब हम इसे स्ट्रेच करेंगे ना तो ये जो इसकी थिकनेस थी ये कम होगी,
यहाँ देखिए मैंने थिकनेस थोड़ी ज़्यादा दिखाई है, इधर थिकनेस कम दिखाई है। तो जब हम इसे स्ट्रेच करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। अब हमने लेंथ डबल की है तो वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। लेंथ डबल हुई है तो एरिया इस तरह से एडजस्ट होगा कि वो डबल हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू L/2, 2 से 2 कट जाएगा, दोबारा वॉल्यूम AL ही रहेगा। तो लेंथ डबल करने से एरिया हाफ होगा। ठीक है, ये पॉइंट अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता, दोबारा सुन लें कि लेंथ L थी, एरिया A था, हमने इसको स्ट्रेच किया, लेंथ डबल हुई, वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। तो एरिया किस तरह से एडजस्ट होगा? हाफ, ताकि ये 2:2 से कटे, दोबारा एरिया AL ही रहे। ठीक है, तो आगे वो कहता है कि अगर आप उसको स्ट्रेच करें, लेंथ डबल हो, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू लेंथ ऑफ वायर। आपसे न्यू लेंथ जो है ना, मतलब जो आपको 2L उसने लेंथ बताई है जिसमें एरिया A/2 है, उसकी रेजिस्टेंस पूछ रहा है। वो मैंने R प्राइम लिखी है। देखिए लिखा है द न्यू रेजिस्टेंस R प्राइम बिकम्स 4 टाइम्स। रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 गुना। सवाल ये पैदा होता है हाउ, कैसे? तो भाई इधर आ जाए रीज़न की तरफ। व्हेन वी स्ट्रेच द वायर, ठीक है, जब हम वायर को स्ट्रेच करेंगे टू द डबल ऑफ इट्स लेंथ 2L, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, सो क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, क्या मैंने कहा कि जब आप लेंथ को स्ट्रेच करेंगे, डबल करेंगे, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए, तो एरिया कितना हो जाएगा? A/2 हाफ। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज गिवन बाय, रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है? R इज इक्वल टू ρL/A। अब न्यू रेजिस्टेंस की हाइडिंग दे, न्यू रेजिस्टेंस क्या है? R प्राइम। तो आप लिखेंगे R प्राइम इज इक्वल टू ρL प्राइम ओवर A प्राइम। अब L प्राइम कितना हो गया? 2L, तो 2L डिवाइडेड बाय A प्राइम कितना हो गया? कैपिटल A/2, तो कैपिटल A/2। अब ये जो 2 A/2 है ना, ये डिनोमिनेटर में 2 जो इधर आ रहा है, ये डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर है। तो अगर मैं A/2 को इधर लिखूँ ना सामने, तो ये बनेगा 2/A, तो वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 4L/A। ठीक है, साथ रो है, तो मैंने ये जो 4 है इसको सेपरेट लिख लिया और ρL/A को अलग कर लिया। ρL/A R के बराबर था, पुट कर दिया, साथ 4 आ गया। तो जो न्यू रेजिस्टेंस है बेटा वो 4 टाइम्स हो गई जो उसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस थी। ठीक है, फिर आपके पास क्वेश्चन है जी 9.6। वाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर। ठीक है, सिंपल है कि कहता है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है वो इंक्रीज क्यों होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे ही बेटा हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम इन द लैटिस आल्सो इंक्रीजेस। देखें, टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो जो आपके पास रेट ऑफ क्लियन है एटम्स का, वो एटम अपने मीन पोजीशन पर टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो रेट ऑफ ऑसिलेशन वाइब्रेशन बढ़ेंगी ना, तो जो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पहले आज़ादाना मूव कर रहे थे, उनके चांसेस एटम से कोलाइड करने के कम थे। बट अब एटम क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो ऑसिलेट तेज़ी से, तो इलेक्ट्रॉन उससे टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो करंट कम होगा, करंट कम होने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस बढ़ गई। ठीक है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम इन द लैटिस इंक्रीजेस एंड हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर कोलिजन विद फ्री इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, रेट ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगा बिकॉज एटम्स ऑफर्स द बिगर टारगेट। पहले कम जगह पे वो ऑसिलेट कर रहा था, वो ज़्यादा जगह पे ऑसिलेट करेगा, तो ज़्यादा चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन उससे टकराएंगे। सो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, सो द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस। ठीक है जी, ये रीज़न आप लिखेंगे। फिर आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 9.7, इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन अ 500 220 लाइट बल्ब देन अ 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब। देखिए जी, एक बल्ब की पावर है 500 वाट, एक की है जी 100 वाट, दोनों 220 वोल्ट पे जो है वो इस वक्त लाइट हमको जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, या ऑपरेट हो रहे हैं। अब आपने ना इनकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि उसने ये पूछा है कि रेजिस्टेंस लो होगी या ज़्यादा होगी, तो हम दोनों की रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो देखें, पहले मैंने आंसर लिख दिया, द रेजिस्टेंस ऑफ 500 वाट बल्ब इज लोअर देन अ 100 वाट बल्ब। 500 वाट बल्ब की जो रेजिस्टेंस है ना वो कम है 100 वाट बल्ब से। ठीक है, अच्छा अब देखें, सिंपल है, यहाँ पर देखें रेजिस्टेंस ऑफ 500 वाट बल्ब। अब पावर P से लिखते हैं, तो P1 है जी 500 वाट, V1 220 है दोनों के लिए, तो V1 भी और V2 भी 220 ही लेना है।
R1 है जी 500 वाट बल्ब की रेजिस्टेंस। तो बेटा पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, तो हमें तो R चाहिए, तो P1 इज इक्वल टू V1 आर स्क्वायर ओवर R1। R1 और P1 अपनी जगह को रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। R1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर ओवर P1, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर चला गया, ये इसकी जगह पर आ गया, ठीक है। वैल्यूज पुट करें, R1 इज इक्वल टू 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 500, आंसर आएगा 96.8 ओम, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आई है 500 वाट बल्ब की। अब हम कैलकुलेट करेंगे 100 वाट बल्ब की, तो P2 इज इक्वल टू 100 वाट, V2 सेम है जो V1 था 220 वोल्ट। अब रेजिस्टेंस R2 है जो हमने कैलकुलेट करनी है, अगेन वही फार्मूला P2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर ओवर R2। हमें R2 चाहिए तो R2 इधर चला जाएगा, P2 इधर आ जाएगा R2 की जगह पर, तो बनेगा R2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर ओवर P2। तो V2 स्क्वायर अगेन 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 आएगा। अब तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 484 ओम, ठीक है। अब देखिए 500 वाट की रेजिस्टेंस ज़्यादा आई है या 100 वाट की रेजिस्टेंस ज़्यादा आई है, ठीक है भाई। 100 वाट की रेजिस्टेंस ज़्यादा आई है, तो इसका मतलब ये है कि 500 वाट की रेजिस्टेंस कम है, हेंस द रेजिस्टेंस ऑफ 500 वाट बल्ब इज लोअर देन 100 वाट बल्ब, ठीक है जी। ऐसे आप आंसर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट जी क्वेश्चन बेटा आपके पास 9.8, वाई डस रेजिस्टेंस ऑफ अ थर्मिस्टर डिक्रीजेस एट टेम्परेचर इंक्रीजेस। अच्छा जी, जो थर्मिस्टर हमारे पास नॉर्मली होते हैं ना, वो NTC होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी रेजिस्टेंस कम होगी। मेटल्स में क्या होता है कि हमने टेम्परेचर बढ़ाई तो रेजिस्टेंस बढ़ गई, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर से बने होते हैं जो आपके थर्मिस्टर हैं, ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि जो हीट सेंसिटिव रजिस्टर है, जब हम इसमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज क्यों होती है। तो सिंपल है जी, रेजिस्टेंस ऑफ अ थर्मिस्टर डिक्रीज एट टेम्परेचर इंक्रीजेस फॉर NTC ओनली। रीज़न क्या है, अ थर्मिस्टर इज़ अ हीट सेंसिटिव रजिस्टर। थर्मिस्टर क्या है बेटा, हीट सेंसिटिव रजिस्टर है, एंड मेड फ्रॉम सेमी कंडक्टिंग मटीरियल लाइक मेटल ऑक्साइड, ठीक है जी। मेटल ऑक्साइड से बनता है लाइक MnO2, ठीक है, इस तरह से। तो देखें एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, मोर इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी टू जंप इनटू द कंडक्शन बैंड, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं कंडक्शन बैंड में, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, करंट बढ़ता है, करंट बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम। दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स बढ़े मतलब करंट बढ़ा, लोअरिंग द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कम हो गई। फिर बेटा आपके पास क्वेश्चन है 9.9, लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो लेक्चर का, विच मटेरियल्स कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट फ्राडे केज एंड वाई। बेटा फ्राडे केज जो है ना, फ्राडे शील्ड बनाने के लिए मेटल्स या ऐसे मटेरियल्स जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो वो हम इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज मेटल्स की कंडक्टर्स की एबिलिटी है कि वो चार्ज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओवर द सरफेस के इनसाइड जो उनके फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ज़ीरो हो जाती है। अब ये जो बात है इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ज़ीरो होती है, ये मैंने फ्राडे केज के लॉन्ग क्वेश्चन के टॉपिक में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो जो मेरा बच्चा बेटा इसको समझना चाहता है वो क्या करेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इस फिज़िक्स की ये जो आपकी बुक है क्लास 11th की न्यू, इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आप लेक्चर में जाएंगे फ्राडे केज के, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पेपर में 2 नंबरों के लिए इतना इनफ है। मटेरियल फॉर फ्राडे केज, टू कंस्ट्रक्ट अ फ्राडे केज मटेरियल मस्ट बी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। कहता है फ्राडे केज बनाने के लिए वो मटेरियल इस्तेमाल करें जिनमें बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन हो, मतलब कंडक्टिव हो, ठीक है। दिस इज बिकॉज अ फ्राडे केज वर्क बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन, मिस्टेक 1, दिस इज बिकॉज अ फ्राडे केज वर्क बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस। मैंने कहा ना कि रीडिस्ट्रीब्यूट करता है इलेक्ट्रिकल चार्जेस को, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होती है, thus shielding its interior from external electric field and the electromagnetic wave। और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़ीरो होती है, तो जितनी भी आपके पास फील्ड है वो उसकी आउटर सरफेस से ही गुजरती हुई चली जाती है। इनसाइड फ्राडे केज का जो भी मटेरियल होता है वो सेफ रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड से भी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी। लाइक आपका जो माइक्रोवेव अवन है उससे रेडिएशन बाहर नहीं जाती, ठीक है। या हमने प्लेन की बात की कि प्लेन के ऊपर चार्ज आ गया तो वो अंदर पैसेंजर्स को नहीं लगा, ठीक है।
तो जो प्लेन भी है, प्लेन की सरफेस वो एक मेटल की बनी हुई है, तो वो भी एक तरह से फ्राडे केज है। ठीक है, तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। होप सो आपको तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।